हेलो एवरीवन, आज हो गया आपका 4 जनवरी। और 4 जनवरी का जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट द हिंदू से करंट अफेयर्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। देखिए, इसमें मेजरली हम एडिटोरियल कवर करेंगे और जो हमारा सुबह का वीडियो होगा ना उसमें हम जो शॉर्ट न्यूज़ है उसको कवर कर देंगे, तो आपका दोनों न्यूज़ आराम से कवर हो जाएगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रहेगा। पहला है, वेयर डज इंडिया स्टैंड एन एसिड अटैक, यानी भारत कहाँ पे खड़ा है एसिड अटैक में। अब इसमें पूरा आपका डाटा दिया गया, बताया गया कि अब तक 57 को मतलब साजा मिला है, जबकि 300 से ज़्यादा ऐसे केसेस देखने का मिला है। 2017 में कितना डेटा आया, 23 में कितना आया, सब हम ध्यान से देखेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहें। पहले देखिए, यहाँ पे ये आपका एडिटोरियल है। ठीक है, भारत में तेजाब हमलों की स्थिति, न्याय की लड़ाई। शाहीन मलिक के 16 साल से संघर्ष और भारत में हमलों के पीड़ित दुर्दशा की एक विस्तृत जांच किया गया है, जिसमें ये सब बताया गया है आपको। देखिए, तेजाब हमला होता क्या है, पहले ये देखेंगे कि तेजाब हमला एक ऐसा हमला है जिसमें किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस पर संक्षारक पदार्थ फेंक दिया जाता है या दिया जाता है। जैसे सामान्य एसिड होता है, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पूछ सकता है कि एसिड अटैक में किसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। शारीरिक क्षति, इसमें क्या होता है, शारीरिक क्षति होता है, त्वचा और मांस को पिघला देते हैं, हड्डियां को घोल देते हैं, गंभीर जलन निशान अंधापन के कारण भी बनते हैं इसमें। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक क्या होता है कि शरीर के नुकसान के अलावा गहरा मनोवैज्ञानिक आघात और सामाजिक आर्थिक क्षति भी होती है। मानिए किसी का चेहरा खराब हो जाएगा तो उसके मन में एक समाज के सामने आने में हमेशा एक डर बना रहेगा, जो कि एक मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी छोड़ता है। ठीक है, अब देखिए शाहीन मलिक की कहानी से क्या मतलब जो ये न्यूज निकल कर आया है उसमें हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, 24 दिसंबर 2025 को दिल्ली की एक अदालत ने 2009 से क्रूर तेजाब हमले को 3 मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया है। यह फैसला पीड़ित और सामाजिक कार्यकर्ता शाहीन मलिक 16 साल से न्याय संघर्ष की विनाशकारी अंत था। यानी कहने का मतलब 24 दिसंबर जो हाल ही में है उस तारीख को जो शाहीन मलिक पर जो क्रूर तेजाब हमला हुआ था उसके आरोपियों को बरी कर दिया है। और 26 साल की MBA छात्रा पर पारदर्शिता थी और शाहीन जब पानीपत में उन्हें कार्यस्थल के बाहर उन पर हमला किया गया, इस हमले में उन्होंने एक आंख की रोशनी खो दी और 25 पुनर्निर्माण सर्जरी करवाना पड़ा। यानी कि जब ये हमला किया गया था तो शाहीन मलिक ने अपना एक आंख खो दी और 25 से ज़्यादा उनको सर्जरी करवाना पड़ा शरीर में। अब एक हम आंकड़ा देखें, देखिए ये तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, ये आंकड़ा इम्पोर्टेंट है कि 2023 के आंकड़े में 703 मामले में से केवल 16 को दोषी सिद्ध किया गया है और 27 को बरी कर दिया गया है। तब टोटल मिला लेंगे तो 7 और 6 13, यानी 33 को अभी से 703 में मिला है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है। और भारत में तेजाब हमले के खिलाफ कानून कैसे कैसे बने हैं उसको भी देखेंगे। देखिए, भारतीय न्याय संहिता धारा 124 न्यूनतम 10 साल की जेल हो सकता है और आजीवन कारावास तक की सजा सुनाया जा सकता है। पीड़ित के चिकित्सा खर्च पूरा करने की उचित और न्याय संगत जुर्माना भी अनिवार्य है। दूसरा है कि हमले के प्रयास की सजा 5-7 से कारावास को दंडित किया जा सकता है। अगर कोई हमले का प्रयास करता है तो उसमें आपको 5 से 7 साल तक का कारावास किया जा सकता है। तीसरा भी इसी में है, मुफ्त उपचार अनिवार्य होना है। ठीक है, उसका पूरा खर्चा उसको उठाना है। कानून सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को पीड़ित को मुफ्त उपचार प्रदान करने की आवश्यकता रखता है। ये भी इसमें विधान किया गया है। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था कि तेजाब के बिक्री के नियम का आदेश दिया जाए और खरीदारों के लिए फोटो आईडी और विक्रेताओं को खरीद कर रजिस्टर रखना आवश्यक है, लेकिन इसका कार्यान्वयन खराब हुआ। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक पहल शुरू की थी कि जो भी तेजाब खरीद रहे हैं उनका वोटर आईडी चाहे जो भी है उनको रजिस्टर किया जाए, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं किया गया, जो कि स्थिति ये देखने को मिलता है। अब देखेंगे भारत में तेजाब हमलों की वास्तविकता हेतु तो क्या है। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो हमारा NCRB है, 2023 में तेजाब हमलों के 207 मामले दर्ज किए गए, जो 2022 में 202 और 2021 में
176 थे। इसके अलावा तेजाब हमले का प्रयास 65 मामले भी हैं। ठीक है, देखिए 1000 से अनुमानित माने एक साल में कम से कम इतना हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अनुमानित लगाया गया है, लेकिन जो चर्चा में आ जाता है वही तो रिकॉर्ड में रहता है। एसटीआई का अनुमान है कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 1000 हमले होते हैं। सामाजिक कलंक, पारिवारिक दबाव और प्रतिशोध के डर के कारण अधिकांश अप्रकाशित रहते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि लोग क्या कहेंगे इसलिए क्या होते हैं, लोग कहीं पे जाते नहीं हैं। देखिए 57 पश्चिम बंगाल में हमले 2023 में सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा। 2023 में तेजाब हमला कहाँ पे देखे गए सबसे ज्यादा, तो पश्चिम बंगाल में देखा गया। उत्तर प्रदेश में 31 मामले देखे गए। दूसरा सबसे प्रभावित राज्य उत्तर प्रदेश रहा। तब पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा एसिड अटैक वाला राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल। दूसरे स्थान पर कौन आता है, तो उत्तर प्रदेश। तो देखिए कौन है पीड़ित और अपराधी। देखिए पीड़ितों की संख्या बहुत ज्यादा महिलाएं हैं, ठीक है, और युवा लड़कियां हैं, जबकि अपराधी लगभग हमेशा पुरुष होते हैं। यहाँ पे एक बात समझना है कि सबसे ज्यादा लड़कियां और औरतें पीड़ित है। एसिड सर्वाइवर ट्रस्ट इंटरवेंशन एसटी द्वारा भारत में 55 मामले में से 2024 में विश्लेषण पाया गया है, और महिलाओं के खिलाफ 3/4 हमले व्यक्तिगत संबंध मुद्दे शामिल है। यानी ज्यादातर पर्सनल जो मैटर होता है उससे रिलेटेड मामले देखने को मिला है। और रोमांटिक यौन प्रस्तावन को ठुकराने का बदला, यानी कोई यौन प्रस्तावन किया गया, मैंने आपसे जबरदस्ती करना चाहा, उसको ठुकराया गया है। दहेज संबंधी मामले हो गए, बेवफाई की आशंका, घरेलू हिंसा, ये सभी सिचुएशन बताए गए हैं एसिड अटैक के। अब देखिए वो शाहीन मलिक का अनुभव एवं व्यवस्था विफलता है। यानी शाहीन मलिक ने अपना सब ये बताया है कि सिर्फ यह तथ्य मुझे 16 साल से फैसला नहीं मिला, जबकि यह 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था। न्याय से इनकार है। यानी जो न्याय मिला इनको 16 साल में और उनको बरी कर दिया गया, तो ये इनकार करती हैं। तो ये तो हमारे लिए उतना दिक्कत नहीं। अब देखिए खराब जांच, सबूतों की अनदेखी, जांच की अधिकारी ने समझौता करने का दबाव डाला। यानी जो अधिकारी जांच करते थे वो समझौता कराने को दबाव डाला। न्याय असंवेदनशीलता, यानी न्यायाधीश ने झूठा आरोप लगाया, उसका आरोपी साथ भावनात्मक संबंध था। यानी उसका आरोपी के साथ क्या था, भावनात्मक संबंध था, यह भी बताया गया है। मुआवजे में देरी, राज्य से 3 लाख का हकदार मुआवजा पाने के लिए अदालत जाना पड़ा। अपराध के 9 साल बाद पैसा मिला। समझ में आया ना? यानी 3 साल तो दौड़ नहीं और 9 साल बाद पैसा मिला, तो क्या फायदा हुआ ये सब। ठीक है, यही जैसे बता रहे हैं शाहीन मलिक। और उनकी ब्रेव सेल्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित 300 में से एक भी पीड़ित को अभी तक मुकदमे में दोष सिद्ध नहीं मिला। हालांकि अधिकांश ये अदालत के बाहर समझौते पेशकश की गई है। ये ज्यादातर अदालत के बाहर ही पेशकश की जाती हैं। ठीक है, अब न्याय प्रणाली की विफलताएं देख सकते हैं। 2023 में एनसीआरबी के रिपोर्ट में पुलिस 113 तेजाब हमले की मामलों को जांच कर रही थी। साथ ही पिछले वर्ष से 33 लंबित मामले में 86 मामलों में से आरोप पत्र दायर किया गया है और मुकदमे के लिए भेजा गया है। तो देख सकते हैं पुलिस का स्थिति। अब देखिए टोटल है 649 मुकदमे लंबित, पिछले वर्ष आगे बढ़े हैं। अभी तक 649 में से 16 को ही दोषी माना गया है। लंबित मामले में सहित केवल मामले में ही दोषी पाए गए हैं, और इसमें से अभी 27 क्या हो गए हैं, बरी पर हो गए हैं। तो अभी इतना में से इतना ही हुआ है पिछले साल में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना न्याय हमारे लिए धीमा चल रहा है और कितना जागरूक है। ठीक है, और बांग्लादेश से क्या सीखा है। ठीक है, बांग्लादेश से हम लोग ये सीख सकते हैं कि बांग्लादेश ने 2002 में तेजाब बिक्री और हमले के खिलाफ सख्त कानून पारित किया है। साथ ही बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाया है बांग्लादेश। इसके बाद एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन ऑफ बांग्लादेश के अनुसार रिपोर्ट में किए गए हमलों की हर साल 15 से 20% गिर गई। तो यानी बांग्लादेश ने बहुत सारा सुधार किया है। परिवर्तन समय भारत को कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये परिवर्तन नहीं हो सकता है, भारत को इस पर कार्य करना चाहिए। आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि कैसे ग्राफ गया है। सख्त कानून, जवाबदेही और व्यापक पुनर्वास के साथ हम तेजाब हमलों को समाप्त कर सकते हैं और पीड़ितों को न्याय दिला सकते हैं जिसके वे हकदार हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इस अपराध को समाप्त करने और पीड़ितों को समर्थन के लिए आवश्यक कदम क्या क्या है। तेजाब बिक्री पर
बैकअप प्रतिबंध लगाना, मौजूदा नियमों को सख्त कार्य से लागू करना। बांग्लादेश में दुकान में 30 दिनों के भीतर सील कर दिया जाता है यदि वे खुले तौर पर तेजाब बेच रहे हैं, तो ऐसे नियम आपको भी लगाना चाहिए। ठीक है, न्यायिक सुधार करना चाहिए। न्यायाधीश सरकार वकीलों और संवेदनकरण का फास्ट ट्रैक कोर्ट पीड़ितों को यहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, न्यायिक देरी का दंड भी देना चाहिए जो इस दर में सुधार और मजबूत निवारक बनाने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय पुनर्वास कोष जो न्यायमूर्ति ने है, इस वर्मा समिति की सिफारिशों में पीड़ितों को आजीवन चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक और कौशल आवश्यकता को कवर करने के लिए लागू करना चाहिए। तो कौन सा समिति ने दिया था? वर्मा समिति ने। तो ये ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा एसिड से जुड़े एडिटोरियल जो था। अगला है हमारा लाइव इन इवेंट डेवलपमेंट सेल टू सपोर्ट एक्सपेंशन ऑफ कंसर्ट इकोनॉमी बूस्टिंग टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब जो सिंगर लोग हैं जो इवेंट करते हैं कहीं ज़्यादा कर, वो क्या करता है ना कि टूरिज्म एवं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा और इसको कंसर्ट इकोनॉमी के नाम से जाना गया है। तो हम इसके बारे में पूरा देखेंगे। देखिए, यही बताया गया भारत में लाइव इवेंट का उदय, संगीत कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का विकास। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल LEDC ने भारत के मनोरंजक उद्योग में एक नए युग की शुरुआत करता है। इसमें बताया गया है आपको यूथ कल्चर इन कंटेम्प्रेरी टियर 2 और टियर 3 यानी शहर नए मनोरंजन केंद्र बन रहा है। जैसे आपको बताया गया है कि बुक माई शो के रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 के अनुसार छोटे शहर सांस्कृतिक और मनोरंजन के केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। जैसे शिलोंग में 213% के साथ वृद्धि आया है, विशाखापट्टनम में 490% से वृद्धि आया है और गुवाहाटी में 188% से वृद्धि आया है और बड़ौदा में 230% से वृद्धि आया है। यहाँ पर इवेंट बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। और देखिए, तेजी से बढ़ता बाजार और आंकड़ों की कहानी क्या है। तो 2024 में देखा गया है ना कि इसका जो पूरा मूल्य है, बाजार है, मार्केट 20,861 करोड़ है और इस वृद्धि दर जो इनका है 15% है और आने वाले 2030 तक बताया गया है कि इनका चक्रवृद्धि भी है, इसके डबल जाएगा ये। ठीक है, यानी 15 के डबल ये जा सकता है, 18% से ऊपर भी जा सकता है ये। और इससे बड़े रोजगार जनरेट होंगे आपको, यानी 15,000 से ज़्यादा मतलब प्लस ही होंगे के रोजगार। सरकारी अनुमानों के अनुसार यह क्षेत्र 2000 तक भारत के वैश्विक लाइव मनोरंजन केंद्रों में शीर्ष स्थान दिलाने की तैयारी है। अब आगे का रास्ता क्या है? 2030 का विजन जो सरकार देखी है, 2030 तक अग्रणी विश्व मनोरंजन देश बनना, सुविधाजनक नीतियाँ, यानी कि जैसे आप लोग स्टैम्पिड देखे हैं तो उसको भी सुधार करना, एकल खिड़की तंत्र से उद्योग को सशक्त बनाना, रोजगार, पर्यटन और सांस्कृतिक प्रभाव में निरंतर वृद्धि करना और भारत का लाइव इवेंट उद्योग मीडिया और मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है, जो आर्थिक विकास और सांस्कृतिक समृद्धि के नए अवसर प्रदान करता है। दर्शकों की बदलती प्राथमिकताएं। ठीक है, इसमें प्रमुख रुझान क्या है? संगीत कार्यक्रमों, खेल, थिएटर, लाइव मनोरंजन की खपत में 17% से वृद्धि की गई है। 5 लाख से अधिक लोगों ने लाइव इवेंट में भाग लेने के लिए शहरों की यात्रा की, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 18% से अधिक है। तो आप देख सकते हैं थिएटर इवेंट कितना हुआ है, 45%, संगीत कार्यक्रम 15%, खेल आयोजन 15% यानी 16% के आया है। तो ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला है। अगला है हमारा मोनारो डॉक्ट्रिन रिलोडेड। अब ये क्या है मोनारो डॉक्ट्रिन रिलोडेड, जो वेनेजुएला से कनेक्टेड है और लैटिन अमेरिका से कनेक्टेड है, इसको हम देखेंगे। और देखिए, ट्रम्प का वेनेजुएला एजेंडा क्या है पहले कार्यकाल से लेकर आज तक। ठीक है, देखिए इनका पहले कार्यकाल था 2017 से लेकर 21 तक। तो निकोलस मदुरो और उनका शीर्ष सहयोगी पर मादक पदार्थों की तस्करी शामिल होने का औपचारिक आरोप लगा दिए। यानी कि जब 2017 से 21 तक थे ना ट्रम्प, तो उन्होंने बोला कि अमेरिका में जो भी ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है वो वेनेजुएला कर रहा है। जो विपक्षी नेता जुआन ग्वाइडो हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति मान्यता दिए थे। ठीक है, आर्थिक प्रतिबंधों में तेज वृद्धि की गई
यानी कि जो आर्थिक प्रतिबंध है उस समय ट्रंप ने बहुत ज़्यादा लगा दिया वेनेजुएला पर। अब जो दूसरा इनका कार्यकाल आया है 2025 में, ड्रग्स पर युद्ध की घोषणा कर दिए ये, और मदुरो को दुनिया का सबसे बड़ा नार्को तस्कर घोषित किए, यानी कि दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स सप्लायर बना दिए। कैरेबियन में कैरेबियन सागर जो लड़ाकू विमान बजे युद्धपोत जहाज़ों की सैनिक तैनात कर दिया, और सीआईए को गुप्त अभियान चलाने का अधिकार भी दे दिया गया। तेल टैंकरों पर नौसैनिक का नाकाबंदी कर दिया गया। इस 2025 में जो अभी फिलहाल में हुआ है उसका है। मोनारो सिद्धांत का नया अवतार क्या है वेनेजुएला पर हमला का, ठीक है। वेनेजुएला एक बमबारी करके अमेरिका पश्चिम गोलार्ध में अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करना चाहता है, अपने दुश्मनों को प्रभाव को रोकना चाहता है, और दुनिया के सबसे बड़े सिद्ध तेल भंडार वाले देश एक मित्र शासन स्थापित करना चाहता है, ठीक है, यानी उस पर अपना अधिकार जताना चाहता है। अमेरिका आक्रामकता के 3 प्रमुख कारण क्या है, यानी अमेरिका क्यों हमला किया। पहला है डोनरो सिद्धांत, यानी अमेरिका प्रभुत्व की अपना स्थापना करना चाहता है। 1823 में राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने घोषणा की थी कि वह अमेरिका के यूरोपीय हस्तक्षेप से मुक्त क्षेत्र है, और ट्रंप प्रशासन का राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन को रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में पहचानता है। यानी कि मोनरो ने बताया था कि जो भी सिचुएशन होगा अमेरिका इसको देखेगा, लैटिन अमेरिका को लेकर, ठीक है, इसमें कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना यूरोपियन करेगा ना कुछ भी। दूसरा ये भी एक है मूल कारण। दूसरा है चीनी और रूसी का प्रभाव। देखिए यहाँ पे तेल खरीद का लगभग 80% हिस्सा चीन करता है, और अगर मदुरो शासन को बलपूर्वक गिराया जाता है तो अमेरिका क्षेत्र की अन्य कमजोर शक्तियां कि चीन की रूस की साथ सहयोग के खिलाफ मजबूत संदेश भेजा जा सकता है, ठीक है, इसलिए भी किया गया है। और तेल नियंत्रण, ठीक है, लगभग दुनिया का 17% तेल वेनेजुएला से ही जाता है, या 300 बिलियन बैरल, समझ आ रहे ना। और ट्रंप ने चोरी की गई अमेरिका तेल भूमि और संपत्ति वापस मांगने की मांग की गई है। तो ये 3 प्रमुख कारण रहे। अब 3 जनवरी बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए। 2 जनवरी के मदुरो ने वाशिंगटन के साथ गंभीर वार्ता का पेशकश की, ठीक है। 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर दिए। तत्काल प्रतिक्रिया या वेनेजुएला सरकार ने सैन्य आक्रामकता की निंदा की और आपातकाल स्थिति घोषणा की। 4 जनवरी को क्या हुआ कि सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि मदुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और देश से बाहर ले जाया गया, ठीक है। अब ये क्या है, मारियो कोर्ना मचाडो वेनेजुएला की दक्षिणपंथी विपक्षी नेता है, जिन्होंने इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जीता है और ट्रंप की नीतियों को पूर्णतः समर्थन करती है। तो आप समझ सकते हैं ना, अब इन्हीं को ये लोग बैठाएंगे गद्दी पर। अब फ्यूचर में क्या होने वाला है, शासन परिवर्तन होगा, वहाँ पर वैसे ही राष्ट्रपति बैठाए जाएंगे जो अमेरिका का बात सुनेंगे। मचाडो का जो वादा है वो पूरा किया जाएगा। मारिया कोर्ना मचाडो को मदुरो के बाद सत्ता में आ सकती हैं। व्यापक प्रभाव होगा और चीनी और रूसी का हस्तक्षेप कम करने का अमेरिका प्रयास करेगा। यहाँ मुख्य बिंदु है कि अमेरिका का हस्तक्षेप उद्देश्य स्पष्ट है कि वेनेजुएला एक विशाल तेल भंडार है और चीनी प्रभाव को खत्म करना है और क्षेत्र समिति में अध्यपद को लाना है। यह मोनरो सिद्धांत का 21वीं सदी का संस्करण है, ठीक है। और 21वीं सदी का संस्करण यही है कि फिर से अपना पिछला जो अमेरिका का दबदबा था लैटिन अमेरिका को वही लाना है, जो चाहे अमेरिका वही हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेनेजुएला संकट संख्या में है। विश्व में तेल भंडार का 70% यहीं से जाता है, $300 बिलियन। चीनी जो यहाँ से खरीदते हैं 80%, और BRI का हस्तक्षेप है। लैटिन अमेरिका न चीनी की बेल्ट एंड रोड पहला में शामिल देश यही है, ठीक है। और लैटिन अमेरिका में दक्षिणपंथी का उभार हो रहा है। ब्राजील में जायर बोल्सोनारो को समर्थन मिल रहा है। अर्जेंटीना में जवेरिया मिलाई को समर्थन मिल रहा है। होंडुरास में नाजी अस्पुरा की जीत हुई है, ट्रंप समर्थित उम्मीदवार है। दक्षिणी अमेरिका की गुलाबी लहर का पीछे हटना, यानी कि कहने का मतलब ना, जो गुलाबी लहर है चीन का माना जा रहा है कि चीन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना दबदबा बना रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या किया जाए, अमेरिका का प्रभुत्व लाया जाए, नहीं तो बाद में सिचुएशन बिगड़ सकता है। अब देख सकते हैं वेनेजुएला का तेल एवं रणनीतिक लक्ष्य क्या है। 1976 में पहला राष्ट्रीयकरण किया गया।
एक्सॉन मोबाइल और गल्फ ऑयल जैसी अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में सक्रिय खिलाड़ी थी जब तक 1976 में राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। यानी इससे पहले ये लोग बहुत वहाँ पे बेचती थी। ठीक है, 1999 में हुगो चावेज का उदय हुआ। वामपंथी नेता हुगो चावेज ने सत्ता में आए और राष्ट्रीयकरण कर दी, जिससे और भी कंपनियां आने लगी। 2024-25 में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (CNP) भी आ गई। वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में निवेश संरचना वाली सबसे बड़ी विदेशी कंपनी भी बन गई। 2024 में चाइना कंसर्ट रिसोर्ट्स ने PDVSA के साथ 2 तेल क्षेत्र विकसित करने का $1 बिलियन का समझौता किया। और जब 2021 में गया तो वेनेजुएला ढहने के लिए तैयार था। हमें इस कब्जे पर ले लेते और हमें सारा तेल मिल जाता, डोनाल्ड ट्रंप ने एक कहा था 2023 में। तो ये रहा हमारा जितने भी द हिंदू का एडिटोरियल है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सभी हमारे एक ही जगह मिले। हम इसको होगा हमारा शॉर्ट वीडियो वाला है, जो ब्रीफ न्यूज़ है उसको हम सुबह में एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।